हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं नीतीश सर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से मॉडर्न क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा संजीवनी बूटी 2, यानी इसका संजीवनी बूटी 1 में हम 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार बोर्ड में आने वाले हैं उस 10 क्वेश्चन को संजीवनी बूटी 1 में करा चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर 10 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं साइंस का, जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए काफी जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संजीवनी बूटी 2 मॉडर्न क्लासेस। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले कि फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी कहने का मतलब कि दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। उसके बाद हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमको इन दोनों में रिलेशन पता है कि F बराबर होता क्या है, F बराबर R/2 होता है, या R बराबर क्या होता है, तो R बराबर 2 × F होता है। यही दो, इसमें इन दोनों में रिलेशन होता है। तो यदि इन रिलेशन की बात किया जाए तो जो वक्रता त्रिज्या है, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है, और जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब F उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी हो जाती है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, उसके बाद दोनों नल। तो देखो, साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का और एक नाम है अपसारी दर्पण, इसका और एक नाम दे सकता है उत्तल दर्पण के जगह पे अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है वह अभिसारी दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि F बराबर क्या होता है, F बराबर जो हमारा फॉर्मूला आया था वो F बराबर आया था R/2। तो इसमें क्या हमको दिया है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा है R/2। तो ये जो 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर क्या बच जाएगा, R। यानी R का मान कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में कहीं 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब जब नहीं दिया हुआ है तो कितना होगा इसका आंसर। तो आइए बात कर लेते हैं। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था, तो हो गया 200 सेंटीमीटर। तो यानी 200 सेंटीमीटर कहने का मतलब कितना मीटर, 2 मीटर। तो आर का मान कितना आना चाहिए, 2 मीटर आना चाहिए। लेकिन इसमें 2 मीटर कहीं है नहीं, 2 मीटर इसमें कहीं भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपने से यहां डाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन देखो, तो सबसे पहले कि ये जो ऑक्सीन है एक हार्मोन्स है,
और यह कैसा हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो पौधों के जितनी भी ऊपरी शाखा हो गया, उस ऊपरी शाखा पे यह ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है। यह क्या कार्य करता है? तो यह पौधे के वृद्धि में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स है। इसका कार्य क्या क्या है? तो पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य करता है, पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। अगर तुम लोग कभी देखो होगे कि अगर कोई भी पेड़ पौधे की यहाँ से इसकी तना को काट दिया जाता है तो इसकी जो ऊपरी भाग की जो वृद्धि होती है वह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सिन हार्मोन्स है वह क्या हो जाता है? हट जाता है। अब यहाँ से केवल यह वृद्धि करेगा। तो कभी भी पौधे में वृद्धि की बात किया जाए, कोशिका विभाजन की बात किया जाए, तो कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो आइए पहले समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब कि अगर वस्तु का गुण चेंज होने के बाद पुनः वह अपने मूल अवस्था में आ जाता है तो उसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु की अवस्था चेंज हो गई तो अवस्था चेंज होने के बाद वह पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ सकता है, तो वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जैसे यहाँ है दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो क्या हम चाह कर भी, जब दूध से दही बन गया तो क्या चाह कर भी दही से दूध बनाना संभव है? तो आप लोग कहोगे कि संभव नहीं है। तो जब दूध से दही बना है और दही से दूध नहीं बन सकता, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, यानी कि ये जो पदार्थ बना है पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता, तो इस प्रकार का जो चेंज है जो वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर वहीं पे बात किया जाए कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का जो पिघलना होता है या बर्फ का जमना जो होता है वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अगर सोचो जल है, जल को ठंडा कर देंगे बर्फ बन जाएगा, और पुनः जब बर्फ को पिघलेगा तो वह क्या बन जाता है? वाटर, मतलब पानी बन जाता है। तो यह कौन सा परिवर्तन हो जाता है वहां पे? तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहां दिया है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। आइए अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखो चिप्स की जो थैली में वह गैस भरी जाती है, वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो देखो अगर चिप्स की थैली में हम ऑक्सीजन गैस भर दे तो क्या वह चिप्स खराब हो सकते हैं? तो जी हाँ, अगर चिप्स की थैली में या कुरकुरे की थैली में ऑक्सीजन गैस को भर दिया जाए तो वह क्या होगा कि उस चिप्स की जो पैकेट हो जाएगी वो पैकेट क्या हो जाएगा, यानी कि जो उसमें चीज रखे होंगे कुरकुरे चिप्स इत्यादि, वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस होती है वह क्या करती है कि जितने भी खाली चीजें होती है, हल्की गैस होने के कारण ये खाली होने, जो भी पैकेट में खाली चीजें होती है एकदम उसको पूरा भरे रहती है। मतलब पैकेट हमेशा क्या रहता है? पूरी तरह से एकदम फुला रहता है, जिसके कारण उसका पैकेट का ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है? आसानी होता है। अगर वहीं ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो उसकी पैकेट क्या हो जाएगी? मतलब चिप्स जितना होगा उसके हिसाब से हो जाएगी, तो फिर चिप्स उसमें क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसके बाद जो मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का जो श्वसन अंग है, यानी कहने का मतलब कि मछली जल के अंदर किससे श्वसन की क्रिया करती है? तो श्वसन की क्रिया किससे करती है? गिल्स से करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किससे? गिल्स से। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से क्या है? अब उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो कहने का मतलब कि शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग
जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, तो वैसे अंग को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रमुख उत्सर्जी अंग, देखो जो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, वह प्रमुख उत्सर्जी में से एक अंग होता है, वह होता है वृक्क। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वह क्या होता है? वृक्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण, या इसी दर्पण का एक और नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अब सोचो, और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग होता है? तो सोचो, मान लो किसी शीशे के सामने हम लेकर के क्या कर रहे हैं? दाढ़ी बना रहे हैं। तो अवतल दर्पण का ही ना गुण है कि ये जो इमेज क्या करता है, प्रतिबिंब क्या बनाता है? उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, ठीक ना, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। तो वस्तु हमको जितना ज्यादा बड़ा दिखेगा उतना ही क्या होगा? अच्छा शेप होगा। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बस आज इस संजीवनी बूटी के सेकेंड टॉपिक में बस इतना ही। फिर हम लोग कल मिलते हैं संजीवनी बूटी के नेक्स्ट टॉपिक में, फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको इस चीज का क्या मिल सके? लाभ मिल सके। तो थैंक यू। लास्ट में देख लेंगे।